पेनिट्रेट कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा जिसको आप सिंबल दिए हैं CR, कोरोना रेडियाटा में क्या कर देगा, छेद कर देगा। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अगर ये सेकंड स्टेप हो जाएगा और सेकंड स्टेप का डायग्राम हम यहाँ दिखलाएंगे कि स्पर्म देखिए अब इसको भी पार कर चुका है, अब स्पर्म यहाँ आ चुका है। एक तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखा रहे हैं कि स्पर्म अब किसको टच कर रहा है। अब जोना पालुसुडा को स्पर्म क्या करने लगा, टच करने लगा, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। तो जिस समय में याद कीजिए, जिस समय में स्पर्म फर्स्ट स्टेप कर रहा है उस समय में सेकेंडरी ओसाइट हॉल्टेड रहता है। सेकेंडरी ओसाइट न्यूक्लियस किस स्टेज में रहता है, तो आंसर है न्यूक्लियस ए, मेटाफेज टू स्टेज, मेटाफेज सेकंड स्टेज में रहता है। और जैसे ही फर्स्ट स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज जैसे ही गुजरेगा, टच किया स्पर्म, इसमें क्या हो गया, हॉल्टेड स्टेज प्रोसीड, हॉल्टेड स्टेज बढ़ जाता है। हॉल्टेड स्टेज स्टार्टेड, जो रुका हुआ था वो फिर से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, या प्रोसीड कहेंगे, हॉल्टेड स्टेज प्रोसीड, स्टार्ट कर गया, यानी स्टार्ट हो गया। और ये सेकेंडरी ओसाइट में चेंज चल रहा है। अब ये मेटाफेज के बाद समझ रहे होंगे कहाँ आएगा, एनाफेज, एनाफेज सेकेंड में आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप जब होगा, सेकेंड स्टेप के गुजरते ही ये एनाफेज से टेलोफेज में आ जाएगा। ये एनाफेज पूरा लिख ही देते हैं हम, एनाफेज, एनाफेज 2 में आएगा। अब ये टेलोफेज 2 में आ जाएगा। अब जब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जब ये जोना पालुसुडा वाले लेयर को भी पार करके जब ये अंदर वाले मेम्ब्रेन को जब टच करने लगेगा, देखिए अब जोना पालुसुडा लेयर को भी ये क्या कर चुका है, पार कर चुका है। और पार करके ये अब किसको टच कर रहा है, तो क्या आंसर होगा, थर्ड स्टेप पर आ गया। अब ये तीसरा स्टेप हो रहा है, जब ये थर्ड स्टेप पर आ जाएगा, अब टेलोफेज क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस सेकेंड, साइटोकाइनेसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होते ही अब ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट से क्या बनेगा, एग बनेगा, 1 एग और प्लस बन जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी, 1 सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक पोलर बॉडी फिर से बन रहा है, सेकेंड पोलर बॉडी। यानी कि आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब तक स्पर्म आकर के इस एग मेम्ब्रेन को क्या करेगा, टच करेगा, तब तक, समझ में आ रहा है, ये स्टेप जो रुका हुआ है वो प्रोसीड करते जा रहा है। ये धीरे धीरे स्पर्म लेयर को पेनिट्रेट भी करते जा रहा है वन बाय वन, और स्टेप भी आगे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब तक वो एग मेम्ब्रेन को टच किया है तब तक ये मियोसिस सेकेंड क्या है, कंप्लीटेड हो चुका है। यानी यहाँ जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं वो मियोसिस सेकेंड का है, तो हम लोग कहेंगे मियोसिस सेकेंड कंप्लीटेड। आप याद कीजिए, आपको हम समझाए थे कि अगर स्पर्म आकर के इसको टच नहीं करेगा, जो मेटाफेज सेकेंड में ये हॉल्टेड है इसका न्यूक्लियस, सेकेंडरी ओसाइट का ये न्यूक्लियस, वो कभी भी क्या नहीं होगा, मियोसिस सेकेंड को पूरा नहीं कर पाएगा, और इसी सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में ही इसका डेथ हो जाएगा यहाँ पर। और यही बात आपको शुरू से हम बताते आ रहे हैं, जेनेसिस के समय से ही। अब हम तीनों एंजाइम का एक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखला दिए हैं। 2 एक्शन हमने दिखलाया है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब थर्ड स्टेप को हम दिखलाना यहाँ चाहेंगे, और थर्ड स्टेप पर काम करने वाला है जोना लाइसिन या एक्रोसिन। जोना लाइसिन या एक्रोसिन यहाँ पर काम कर रहा है, और जोना लाइसिन और एक्रोसिन इसको तोड़ देगा, तो आंसर है जोना पालुसुडा को तोड़ेगा। और याद कीजिए, जोना पालुसुडा ये एक के ठीक बाहर में रहता है, एक मेम्ब्रेन के ठीक बाहर ये रहता है, और दोनों के बीच में जोना पालुसुडा और एक मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है, इसी को आप कहते हैं पेरीवार्डियलाइट स्पेस। तो ये जो स्पेस है यहाँ पर, जिसमें कि ये फर्स्ट पोलर बॉडी अभी आपको दिखलाई दे रहा है, यहाँ पर अब सेकंड पोलर बॉडी भी दिखलाई देगा, जिसको कहेंगे पेरीवार्डियलाइट स्पेस।
इस पेरीवाइटलाइन स्पेस में आपको क्या मिलेगा? तो आंसर है पोलर बॉडीज। इसमें आपको पोलर बॉडीज मिलेंगे, दोनों पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ रहेगा? तो आंसर होगा पेरीवाइटलाइन स्पेस, जहां पर ये मौजूद होगा। अब हम इस डायग्राम में ऐसे दिखलाएंगे कि ये जो न्यूक्लियस है वो अब ऐसे हो चुका है, जरा देखिए, एक बन चुका है। अब ये एक का ये प्रोन्यूक्लियस होगा, इसको कहेंगे आप एक प्रोन्यूक्लियस, और दो लेयर यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये तो एक का मेम्ब्रेन अपना होगा और ये फर्स्ट पोलर बॉडी है ऑलरेडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और दूसरा होगा सेकेंड पोलर बॉडी, और ये एक हो गया, एक एंड है हैप्लॉइड है, पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होते हैं एंड। और इसके बाहर से जो ये मेम्ब्रेन है, ये जोना पैलुसिडा अभी भी हम आपको दिखला रहे हैं। कहेंगे जोना पैलुसिडा जब टूट गया तो फिर आप यहाँ पर क्यों दिखला रहे हैं? तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जोना पैलुसिडा एक नॉन सेलुलर लेयर होता है, इसमें सेल होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे दिखला रहे हैं। अब हम जोना पैलुसिडा को पहले से थोड़ा ज्यादा मोटा करके दिखलाना चाहते हैं। जोना पैलुसिडा एक नया फॉर्म में आ गया है, ये अपने आप को ठीक कर लिया है। तो जोना पैलुसिडा कैसा लेयर है? आंसर है नॉन सेलुलर लेयर। नॉन सेलुलर लेयर है तो स्पर्म केवल अंदर घुस जाएगा, ये बर्बाद नहीं होगा जोना पैलुसिडा। तो जोना पैलुसिडा फर्टिलाइजेशन के बाद भी क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। अभी भी स्पर्म यहाँ पर एक मेम्ब्रेन को देखिए टच कर रहा है, और स्पर्म में जो न्यूक्लियस है उसको आप कहेंगे स्पर्म प्रोन्यूक्लियस। ये एक प्रोन्यूक्लियस है, तो ये क्या होगा? स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस या मेल प्रोन्यूक्लियस। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, जोना पैलुसिडा persists even after fertilization, क्योंकि ये नॉन सेलुलर लेयर है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, जोना पैलुसिडा is a non-cellular layer, non-cellular layer exists even after fertilization, इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। और याद रहे कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये पहले से ज्यादा मोटा हो जाता है, यानी एक तरह से नया जोना पैलुसिडा का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। हम कहेंगे अ न्यू थिक जोना पैलुसिडा ZP get formed. Zona pellucida get formed after the entry of spermatozoa or sperm inside an egg. नया, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा लेयर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो याद रखना है प्रीवियस क्वेश्चन, जोना पैलुसिडा ही एक लेयर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और वो पहले से क्या होता है? ज्यादा मोटा हो जाता है। देखिए जोना पैलुसिडा ZP फर्स्ट, जोना पैलुसिडा सेकेंड, जोना पैलुसिडा थर्ड, और जोना पैलुसिडा फोर्थ। यानी 1 2 3 4 अगर हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4, तो कितने फॉर्म में हम जोना पैलुसिडा को दिखला सकते हैं? जोना पैलुसिडा बार बार लेयर बनने वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बिना सेल वाला लेयर है, और बाकी लेयर जो होते हैं वो सेलुलर लेयर होते हैं, जिसको आपको समझना है। सो न्यू थिक जोना पैलुसिडा का यहाँ पर क्या काम है? तो पहला है काम कि जो थिक जोना पैलुसिडा बना है उसका काम है कि नेक्स्ट स्पर्म जल्दी अंदर ना आए, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकना। दूसरा है कि कोई भी फैगोसाइट्स जो हमारे बॉडी में WBC है वो फर्टिलाइज्ड एग और जैकोट को ना खाए, तो फर्टिलाइज्ड एग और जैकोट को फैगोसाइटोसिस से बचा लेता है। और तीसरा
कि ये डोना पालूसेडा फैलोपियन ट्यूब में ही ना कहीं जागोट इम्प्लांट कर जाए। उसको इम्प्लांट होने से भी क्या करता है, ये रोकता है ताकि इम्प्लांटेशन कहाँ हो, यूट्रस पर जाकर के हो, फंडस ऑफ यूट्रस पर या बॉडी के अपर पार्ट पर इम्प्लांटेशन हो, उसके लिए डोना पालूसेडा की जरूरत होती है। तो हम लोग अगर लिखें फंक्शन ऑफ डोना पालूसेडा, तो डोना पालूसेडा क्या क्या करता है, रोल ऑफ डोना पालूसेडा। यानी अगर हम लिखें फंक्शन ऑफ डोना पालूसेडा, तो हम पहला लिखेंगे थिक डोना पालूसेडा जो मोटा हो चुका है, प्रिवेंट रोक देता है पॉलीस्पर्मी, एक से ज्यादा स्पर्म एक को फर्टिलाइज न करे तो पॉलीस्पर्मी को ये रोक देता है। दूसरा डोना पालूसेडा का दूसरा काम है प्रोटेक्ट जैगोट मडुला। जैगोट के बाद क्या बनेगा, मडुला एंड ब्लास्टोसिस्ट, और इवन ब्लास्टोसिस्ट को भी, ब्लास्टुला को भी फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, कि कोई इसको खा न जाए, फैगोसाइटोसिस ना कर ले कोई डब्ल्यूबीसी या मैक्रोफाज, उससे ये बचाता है, यानी फैगोसाइटोसिस से बचाता है। और तीसरा काम है प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने से रोकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि यूट्रस में ना इम्प्लांट होकर के ब्लास्टोसिस्ट अगर फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में, स्टमक में अगर कहीं पर भी इम्प्लांट कर जाए तो उसको कहेंगे आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स इम्प्लांटेशन Ectopic pregnancy means implantation of blastocyst। और जैगोट ला सकते हैं आप, अगर नहीं समझते हैं ब्लास्टोसिस्ट तो आप जैगोट समझिए, इन फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, स्पेशली स्टमक। यहां पर अगर हो जाए या फीमेल के किसी पैल्विक कैविटी में हो जाए तब भी आप उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। ये टर्म कभी कभी आ जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इसको आप याद रखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। अब जब स्पर्म आ चुका है, एक के मेम्ब्रेन को टच किया है और ये दोनों न्यूक्लियस रेडी है, अपना न्यूक्लियस स्पर्म में जा चुका है, यानी दोनों का मियोसिस कंप्लीट हो चुका है, तब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो यूजुअली स्पर्म लगभग 100% कहीं एक तरह से एग के अंदर आ जाता है। पोलर बॉडीज की कोई जरूरत नहीं रहती है, इसलिए पोलर बॉडीज क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड यानी डिजनरेट कर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, जो एग का मेम्ब्रेन है वो जरा ध्यान दीजिए, ये कोन शेप्ड हो जाता है, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। हम लोग ऐसे बात करेंगे, ये जो एग है इसके मेम्ब्रेन को आप देखिए, एक का कितना प्रोन्यूक्लियस है, एक प्रोन्यूक्लियस, और स्पर्म जो अंदर आएगा हम उसकी बात कर रहे हैं, एक प्रोन्यूक्लियस, यहां पर हम आपको दिखला रहे हैं। स्पर्म का न्यूक्लियस जो फ्यूज करेगा, तो एक के दो पोल होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। और एनिमल पोल की तरफ से ही आपको ये पोलर बॉडीज मिलेंगे, यहीं पर दो पोलर बॉडीज मौजूद है, फर्स्ट पोलर बॉडी है, सेकेंड पोलर बॉडी। और इसके बाहर से आप दिखला सकते हैं डोना पालूसेडा लेयर को, अभी ऐसे ही दिखलाइए आप अभी डोना पालूसेडा लेयर को। और एक को हम थोड़ा सा और पहले से छोटा करके दिखला रहे हैं ताकि आपको क्लास समझ में आए।
तो ये देखिए, एक के साइटोप्लाज्म में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अलावा रिजर्व फूड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, ये आपको पता है, सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक डीएनए जो एक न्यूक्लियस का अपना है, यहाँ डीएनए है, और दूसरा डीएनए है जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, वो भी इसके साइटोप्लाज्म में, एक के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ये सब जो जितना हम दिखला रहे हैं ये सब है एक साइटोप्लाज्म में, एक के साइटोप्लाज्म में ये सब प्रेजेंट होता है। आप देखिए स्पर्म जो इसको टच करेगा उस समय में ये एनिमल पोल के साइड से लगभग 45 डिग्री के एंगल पर एक कोन जैसा ये बनाता है ताकि स्पर्म को आसानी से अंदर की तरफ ले सके। ये स्पर्म है, इस कोन को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन कोन, फर्टिलाइजेशन कोन। तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बन करके तैयार हुआ फर्टिलाइजेशन कोन, और फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन एनिमल पोल से 45 डिग्री पर होता है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कितने डिग्री के एंगल पर होता है, तो आंसर है फर्टिलाइजेशन एनिमल पोल के 45 डिग्री पर होता है, ये याद रखना है। सो एट formed at 45 degree of 45 degree from animal pole AP. So fertilization always occurs at 45 degree from the animal pole. ये क्वेश्चन होता है। तो फर्टिलाइजेशन एनिमल पोल से कितने डिग्री के एंगल पर होता है, स्पर्म कितने डिग्री के एंगल पर अंदर आता है। अब यहाँ पर हम एक लाइन और लिख रहे हैं, except terminal part of the tail, except terminal part of the tail, whole spermatozoa intact, एक सेल के अंदर यानी एक के अंदर आ जाता है, क्योंकि एक भी एक सेल है, तो एक सेल के अंदर में आ जाता है। तो एक सेल के अंदर में आ गया, अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, जब ये स्पर्म एंट्री ले लेगा अंदर, तो अंदर लेगा एंट्री, तो आप एक स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा, तो हम इसको कहेंगे मोनोस्पर्मी। तो हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन जो होगा वो मोनोस्पर्मी टाइप होगा, सिंगल स्पर्म के द्वारा होगा मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी का मतलब हुआ कि सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज एन एग, सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज एन एग, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, और वो भी कहाँ, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एनिमल पोल। एपी का मतलब क्या हो गया, एनिमल पोल के 45 डिग्री के एंगल पर ऐसा हो जाता है। और जब हो जाएगा ऐसा, स्पर्म अंदर आ जाएगा टर्मिनल पार्ट ऑफ द टेल को छोड़ करके, तो स्पर्म सोचिए कहां से, वेजाइना से चलते 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 साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक आया है, और लेयर्स को तोड़ते हुए अंदर आया है। इतना करने में स्पर्म का सारा माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाता है। यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया रिसीव नहीं करता है, बाकी पार्ट को क्या करता है, रिसीव करता है। तो याद रखना है ये भी बात जो आपको अभी हम समझा रहे हैं। स्पर्म के मूवमेंट में ही सारा माइटोकॉन्ड्रिया बर्बाद हो जाता है। तो एक रिसीव न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटोजोआ and less cytoplasm,
विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, बिना माइटोकॉन्ड्रिया का ये उसको रिसीव करता है। यानी आप ये देखिए, दो न्यूक्लियस अब हो चुका है, पोलर बॉडी बर्बाद हो रहा है क्योंकि अब पोलर बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। डीजेनरेटेड पोलर बॉडी, डीजेनरेटेड पोलर बॉडीज, पोलर बॉडीज की यहाँ पर अब कोई जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए, एक का प्रोन्यूक्लियस स्पर्म के प्रोन्यूक्लियस से मिलेगा, यह है एक प्रोन्यूक्लियस, और ये है स्पर्म प्रोन्यूक्लियस। अब ये आसानी से इसको क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और जब फ्यूज कर जाएगा तब ये जैगोट कहलाएगा। जब तक ये फ्यूज नहीं करेगा 100% तब तक ये जैगोट नहीं कहलाएगा। और बाहर से देखिए, अब हम आपको दिखला रहे हैं कौन बना हुआ है, जोना पैलुसिडा। अब इसको बाहर से भी ऐसे बना करके दिखला सकते हैं, इसके बाहर से ऐसे, ये जोना पैलुसिडा है ZP, जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर। ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब जैसे ही मिल जाएगा, अब आप इसको कहेंगे जैगोट। अब इस न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस मिल गया, अब ये 2n हो गया क्योंकि दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते हैं Nn, और दो n के मिलने से अब क्या हो गया, 2n। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये स्ट्रक्चर है ये जैगोट है, या आप इस जैगोट को कहेंगे फर्टिलाइज्ड एग। एग फर्टिलाइज्ड होकर के इसमें चेंज हो गया, तो आंसर हो गया जैगोट में चेंज हो गया। अब ये फर्टिलाइज्ड एग जो जैगोट में चेंज हो गया है, जोना पैलुसिडा अभी भी बाहर से है और वो पहले से ज्यादा मोटे लेयर के रूप में है, ताकि ये कोशिश कर रहा है कि कोई दूसरा स्पर्म अंदर न आए। तो ये मोटा लेयर जो आपको दिखलाई दे रहा है वो ZP है। ZP का मतलब होता है जोना पैलुसिडा है। अब यहाँ के साइटोप्लाज्म में आप अगर देखें तो साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहा वो सिर्फ किसका रहा, तो सिर्फ एक का अपना माइटोकॉन्ड्रिया रहा, और वही मैटरनल इनहेरिटेंस में हिस्सा लेता है। तो एक के साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया हम आपको पहले से लिख के दिखलाए हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया DNA बताए हैं रहता है, वो मैटरनल इनहेरिटेंस को शो करता है। यानी मदर का कुछ खास कैरेक्टर जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन के द्वारा होता है वो बच्चे में आते हैं, जो फादर की तरफ से नहीं आता है। बाकी जो न्यूक्लियस वाला जो पोर्शन है वो फादर और मदर दोनों का कैरेक्टर बच्चे में आता है। यानी एक तरह से कहेंगे साइटोप्लाज्मिक जीन वाला कैरेक्टर केवल मदर का बच्चे में आता है, और न्यूक्लियस वाला जीन का कैरेक्टर फादर और मदर दोनों का आता है। अब हम एक टर्म यहां लिखने जा रहे हैं, पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मीन्स होता है कि एक का फर्टिलाइजेशन अगर एक से ज्यादा स्पर्म के द्वारा हो जाए, तो पॉलीस्पर्मी मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग, या कर सकते हैं फ्यूजन ऑफ एन एग with many स्पर्मेटोजोआ। कई स्पर्मेटोजोआ अगर आकर के एक को फर्टिलाइज कर दे तो आप उसको कहेंगे पॉलीस्पर्मी। और पॉलीस्पर्मी कहाँ देखने को मिलेगा, वो बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, ये कॉमन होते हैं। ये एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि पॉलीस्पर्मी हमको कहाँ देखने को मिलेगा, और साथ में एक लिंग डायमेंस में हो सकता है। लेकिन रही बात एबनॉर्मलिटीज की, तो हो सकता है ह्यूमन बीइंग में भी हो सकता है क्या हो जाए, पॉलीस्पर्मी हो जाए, उसी को रोकना होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी कैसे होगा, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी